तो भैया अब हम पढ़ेंगे बंधित गति। बंधित गति क्यों पढ़ना है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कंस्ट्रेंट मोशन टॉपिक है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों हमें आना चाहिए कंस्ट्रेंट मोशन। और एनएलएम के न्यूटन गति के नियम के चैप्टर में जो ज्यादातर सवाल आते हैं उसके अंदर बंधित गति का इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उस चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से। तो आप टॉपिक चाहो तो लिख सकते हो कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है, बंधित गति। बंधित गति का मतलब क्या होगा, अगर मतलब समझना चाहो कि किसी बंधन की वजह से जो गति हो रही है, किसी बाध्यता की वजह से जो गति हो रही है उसको हम बंधित गति बोलते हैं। और वहां से हम कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, व्यंजक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमारे पास ये एक इधर एक गुटका है, यहाँ ऐसे रखा है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ये इधर जा रहा है, ये इधर पुली पर से हमने जोड़ रखा है, ये एक पुली इधर और लगा देते हैं, चलो, और इसको हम ऊपर जोड़ देते हैं इससे, छत से, ठीक है। छत पे हमने इसको बांध दिया है, ठीक है, और एक और लगा देते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक और लगा दिया है, यहाँ पर ब्लॉक, चलो इसका द्रव्यमान भी m ले लो आप, इसका द्रव्यमान भी m ले लो, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये सिस्टम बना हुआ है। अगर सिस्टम में बना हुआ है तो मैं पूछता हूँ मैं आपसे कि बताओ तनाव कहाँ कहाँ कितना कितना तनाव हो रहा होगा, तो आप बोलोगे कि इसमें टी टेंशन यहाँ पर लग रहा होगा, इसमें टी टेंशन यहाँ पर लग रहा होगा, इसमें टी टेंशन इधर लग रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से तनाव होगा। ये टी यहाँ पर है तो यहाँ पर 2T आ रहा होगा, ठीक है, 2T इस ब्लॉक पे भी लग रहा होगा 2T, और नीचे इसमें mg लग रहा होगा, ठीक है, और बस यही होगा, ठीक है। अगर मान लूँ मैं इसका त्वरण a1 इधर है, ठीक है, इसका मान लेता हूँ मैं त्वरण के a1 इधर है, और फिलहाल के लिए मान लेता हूँ इसका a2 त्वरण नीचे है, ठीक है, इसका a2 त्वरण नीचे है, और मैं बोलता हूँ आपके इक्वेशन लिखना शुरू करोगे, इसकी इक्वेशन लिखो, क्या क्या इक्वेशन के अंदर बनेगी न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार। तो आप बोलोगे कि mg माइनस 2T, अगर इस वाले का लिखते हैं तो mg माइनस 2T बराबर ma2, ठीक है, यहां से ये इक्वेशन आने वाली है, और यहां से t बराबर ma1 ये इक्वेशन आने वाली है, ये इक्वेशन आने वाली है, यहां से t बराबर ma1। तो हमें क्या क्या नहीं पता है इसके अंदर, हमें नहीं पता है t नहीं पता है, हमें a1 नहीं पता है और a2 नहीं पता है। तो कितनी चर राशियां हैं हमारे पास, 3 चर राशियां हैं यहां से, ठीक है, 3 चर राशियां हैं हमारे पास यहां पर, और हमें चाहिए कितनी, हमें निकाल, और हमारे पास व्यंजक कितने हैं, 2 व्यंजक हैं, ठीक है। तो 3 चर राशियों को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए कम से कम 3 व्यंजकों का आवश्यकता हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 व्यंजक हैं। तो तीसरा व्यंजक कहां से आएगा, तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी। तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, कंस्ट्रेंट मोशन का, बंधित गति का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम वापस लेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन का इस्तेमाल करें कैसे, कहां से आए, क्यों करते हैं, ये तो हमने यहां समझ लिया, लेकिन कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, वापस आपको बताता हूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल समझाता हूं, और कितने तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, कितने तरह की बंधित गति होती है, उस चीज को हम समझते हैं, कितने तरह के बंधन होते हैं जिसको हम समझते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो पहला इसके अंदर जो होगा वो हम पढ़ेंगे क्षण बंधन के रूप में। क्षण बंधन क्या होता है, ठीक है। तो क्षण बंधन देखो, क्षण बंधन क्या होता है, क्षण बंधन समझते हैं भैया। मान लेते हैं कि हमारे पास इस प्रकार एक छड़ है, ये हमारी छड़ है, अब छड़ की खास बात क्या है, छड़ की खास बात यह है कि एक ठोस वस्तु है, ठीक है, एक ठोस है, ये टूट नहीं सकती, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में दूर जा रहे हों या पास आ रहे हों, ये हमेशा ही समान दूरी पर रहेंगे, इनके बीच में जो स्थिति, इनके बीच में जो दूरी है वो हमेशा ही समान रहेगी। तो इस चीज का भरपूर इस्तेमाल हम करेंगे और पता करेंगे क्षण बंधन में कैसे हम सवालों को करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला जो बिंदु है वो कुछ इस प्रकार मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये va गति से, ये va वेग से इधर जा रहा है, और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है b, ये कुछ vb गति से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और हम मानते हैं कि ये छड़ जो है, इस छड़ के साथ ये जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल थीटा ए है और ये एंगल थीटा बी है। ये एंगल कितना है, थीटा बी एंगल है, ठीक है। ये हमें पता चल गया इन चीजें, ये थीटा एंगल है, ये थीटा बी एंगल है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ये VA और VB जो है, VA और VB जो है, ठीक है, ए का वेग और B का वेग,
तो ए और बी के वेग में क्या संबंध होगा, किस प्रकार से आप संबंध लिख सकते हो, यह आपसे पूछा जाता है। तो भैया बताओ कैसे लिखोगे, संबंध कैसे लिखोगे? आप सीधे सीधे इस चीज का इस्तेमाल करोगे कि ए और बी पॉइंट जो है इनके बीच की दूरी कभी भी बदल नहीं सकती, इनके बीच की दूरी कभी भी बदल नहीं सकती, मतलब इनके बीच में जो आपेक्षिक गति है वो कभी नहीं हो सकती, इनके बीच कभी भी आपेक्षिक गति नहीं हो सकती, मतलब इनके बीच में जो, अगर बात करता हूं ए का वेग बी के सापेक्ष या बी का वेग ए के सापेक्ष, वो हमेशा ही बराबर होना चाहिए। लेकिन किधर, लेकिन किस तरफ वाला वेग? उस तरफ वाला वेग जो कि छड़ के एक्सिस के, छड़ के अक्ष के अनुदिश है। तो छड़ का अक्ष कौन सा हुआ? ये वाला अक्ष हुआ, छड़ का अक्ष हुआ, ये जो है डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। तो इसका अगर मैं इधर घटक लिखता हूं तो कौन क्या घटक होगा? वी ए कॉस थीटा ए, वी ए कॉस थीटा ए, और इसका घटक इधर लिखता हूं तो ये कितना आएगा? वी बी कॉस थीटा बी, वी बी कॉस थीटा बी। अब जरा सोचो, अगर वी ए कॉस थीटा ए वी बी कॉस थीटा बी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? ये छड़ टूट जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, छड़ टूट जाएगी और ए पॉइंट बाहर निकल जाएगा। वहीं अगर वी ए कॉस थीटा ए वी बी कॉस थीटा बी छोटा हो जाए तो ये छड़ सिकुड़ जाएगी। ये दोनों ही जो स्थितियां हैं, दोनों में से ही कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो छड़ है हमारे पास वो ठोस वस्तु है। अगर दोनों ही नहीं हो सकते तो सिर्फ एक कंडीशन बचती है जहां पर ये पॉसिबल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वी ए कॉस थीटा जो वी ए कॉस थीटा ए जो है वो वी बी कॉस थीटा बी के बराबर होगा। सिर्फ ये एक स्थिति है जो कि हो सकती है, बाकी दोनों में से कोई स्थिति नहीं हो सकती। बाकी दोनों जो मतलब सिकुड़ना हो या फिर उसका टूट जाना, ये दोनों ही स्थिति हमारे लिए प्रतिकूल है। तो हम सिर्फ बोलेंगे कि वी ए कॉस थीटा है जो है वो वी कॉस थीटा बी के बराबर होगा। यहां से हमें किस चीज से पता चला? ये छड़ बंधन से पता चला कि ये एक बाध्यता है छड़ के अंदर कि ये अगर वेलोसिटी, ये वेग है, ये बराबर होने ही चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि छड़ एक ठोस है, नहीं तो छड़ ठोस नहीं रहेगी। तो उसी चीज का हमने इस्तेमाल किया, उसी कंसेप्ट का या फिर उसी इसकी मजबूरी का हमने इस्तेमाल करके ये इक्वेशन लिखी है। तो इसको हम बोलते हैं छड़ बंधन। इसी तरह एक दूसरा भी आता है हमारे पास कंस्ट्रेंट, जिसको हम बोलते हैं रस्सी बंधन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छड़ बंधन में फिर भी कह सकता हूं कि आपके पास काम में आएगा, थोड़ा कम काम में आएगा, लेकिन रस्सी बंधन जो है बहुत ज्यादा काम में आपके पास आने वाला है और आपको ये अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, इसको हम कहते हैं रस्सी बंधन। क्या कहते हैं? रस्सी बंधन। छोटे छोटे एग्जांपल लेके हम समझेंगे इन चीजों को ताकि आपका कंसेप्ट बनता जाए, है ना। चलो, तो हम मानते हैं कि हमारे पास यहां पर एक कुछ ये सतह है, इस सतह पर एक गुटका रखा है, हमने एक ब्लॉक रख रखा है। ठीक है, ओके, और इसको हमने यहां से ऐसे बना लो, चलो यहां पर हमने रखा हुआ है ऐसे इसको, और इसको हमने यहां से बांध दिया है इस पुली से। ये पुली है और इस पुली से मैं इस तरफ नीचे इसको u वेग से खींच रहा हूं। कितने वेग से खींच रहा हूं? u वेग से खींच रहा हूं। तो इसके कारण ये जो ब्लॉक है ये v वेग से इधर जा रहा है, ये ब्लॉक जो है v वेग से इधर जाना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, चलता जाएगा इधर, इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि v और u में क्या संबंध होगा, v और u में क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। v और u में संबंध आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार से और किस लॉजिक से हम लोग इसको कहेंगे, ये हमें देखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम देखते हैं कि यू वेग से आपने इसको खींचा है, यू रफ्तार से आपने खींचा है, तो इसके हर बिंदु पे, रस्सी का जो हर बिंदु है उसका वेग समान होना चाहिए, उसका वेग समान होना चाहिए। अगर कोई रस्सी है उसका वेग, उसके हर बिंदु का वेग समान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि या तो रस्सी ढीली पड़ गई है या रस्सी टूट गई है। अगर वेग समान नहीं है तो या तो रस्सी ढीली पड़ गई है या रस्सी टूट गई है। दोनों ही स्थितियां हमारे लिए प्रतिकूल हैं, हमारे लिए ये दोनों ही स्थितियां काम की नहीं है। हमारे लिए स्थिति यही काम की है कि हमारी जो रस्सी जो है वो खिंची रहे, ना टूटे ना ढीली पड़े। तो खिंची रहने वाली रस्सी है तो उसका मतलब यह है कि उसके हर बिंदु का वेग बराबर होना चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर मान लो ए बिंदु है, यहां पर मान लो बी बिंदु है, इसको मैं यू से खींच रहा हूं, इसको 2u से खींच रहा हूं, इसको u से खींच रहा हूं, मतलब आगे वाला बिंदु डबल वेलोसिटी से, डबल वेग से जा रहा है, पीछे वाला बिंदु आधे वेग से आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रस्सी टूट जाएगी। लेकिन हमें रस्सी तोड़नी थोड़ी, हमारा क्या काम रस्सी तोड़ने का, ठीक है, रस्सी दुश्मनी थोड़ी हमारी। हम बोलेंगे कि इसके हर बिंदु का जो वेग होगा, यहां पर जितने भी बिंदु बना ले हम, यहां पर इसके हर बिंदु का वेग जो होगा वो समान होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इसके हर बिंदु का वेग है तो इस बिंदु पे आप चर्चा करो, इस वाले बिंदु पे जो कि गुटके से जुड़ा हुआ है, जो कि इस ब्लॉक से जस्ट जो मैंने डॉट बनाया ब्लॉक के ऊपर, उस बिंदु की बात करते हैं, तो उस बिंदु का भी वेग जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? वो रस्सी के वेग के बराबर होना चाहिए। मतलब यहां पर जो वेग आएगा, इस बिंदु का जो वेग आएगा वो भी इस तरफ u के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ये थीटा के बराबर है। ये एंगल कितना है? थीटा के बराबर है।
ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता था कि u cos थीटा जो है वो v के बराबर होना चाहिए, u cos थीटा जो है वो v के बराबर होना चाहिए। तो ये पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा? गलत क्यों होगा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट का जो वेग होना चाहिए वो रस्सी के वेग के बराबर होना चाहिए। यहां जब मैं ये लिख देता हूं तो इस वाले पॉइंट का वेग आपने v के बराबर कर दिया है, वो साफ तौर पर गलत हो जाएगा। तो अब क्या करें भाई, ये वाला पॉइंट जो है ये इतना नजदीक है रस्सी के और इतना नजदीक है ब्लॉक के कि अगर मैं इसको जूम करके बनाता हूं, अगर मैं इसको देखता हूं बहुत जूम करके, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है, दो पॉइंट जो दिखा रहा हूं मैं, ये दोनों पॉइंट एक ही है। इसका वेग इस तरफ है u और इसका वेग इस तरफ है v, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो हमें तो ये याद रखना है कि रस्सी के वेग को के बराबर करना है हमें, तो वेग को किसको करना है? रस्सी के वेग के बराबर वेग को करना है। हम तो क्या लिखेंगे? v cos थीटा जो होगा, v cos थीटा जो होगा वो u के बराबर होगा, v cos थीटा जो होगा वो u के बराबर होगा। तो ये जो रिलेशन होगा ये सही होगा, ये सही होगा, ये वाला रिलेशन गलत होगा। सबसे ज्यादा गलती जो होती है इसके अंदर वो यही गलती होती है कि हम उल्टा लिख देते हैं, उल्टा लिखने से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो गलत आंसर नहीं लिखना है, हमें सही आंसर लिखना है और इस प्रकार से इसको सही करना है। और एग्जांपल लेते हैं धीरे धीरे से और इनको समझते जाते हैं। तो एक एग्जांपल तो ये हुआ, ठीक है, इसको आप नोट कर लो और पॉज करके नोट कर लो और फिर आगे चलो। देखो भाई, और एग्जांपल लें अगर हम, ये हमारे पास दो ब्लॉक हैं, इनको कुछ इस प्रकार से हमने यहां जोड़ दिया है। ये VA वेग से जा रहा है, ये A ब्लॉक मान लो इसको, और इसको B ब्लॉक मान लो, ये VB ब्लॉक, ये VB वेग से इधर जा रहा है ब्लॉक B। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छी बात है। और आपको बताना है V और VB के बीच में क्या संबंध होगा। अगर ये एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा A है, ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा B है, तो VA और VB के बीच में क्या संबंध होना चाहिए आपको बताना है। तो बताओ, कोशिश करो, इसको ट्राई करो, फिर हम बताते हैं कैसे करना है आपको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो देखो, हमें तो सिर्फ ये चीज पता है कि जो रस्सी का वेग होगा वो बराबर होना, जो रस्सी का वेग होगा वो हर जगह समान होना चाहिए। तो हम दो पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे जो वेग होगा वो ब्लॉक का और रस्सी का बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो रस्सी का वेग कितना है? रस्सी का वेग है कुछ, इधर रस्सी खींच रहे हैं अगर हम, तो V वेग से इधर V से आ रही है, इधर ये V पॉइंट से आ रही है, ये V पॉइंट से इधर आ रही है। ठीक है, ये V पॉइंट से इधर आ रही है, तो इस पॉइंट का वेग भी कितना होगा? V वेग होगा। ठीक है, इसका भी वेग कितना होगा? यहाँ पर V वेग होगा। ठीक है, इधर खींच रहे हैं हम तो इधर V वेग होगा, है ना, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें तो रस्सी के अनुदिश निकालना है। तो रस्सी के अनुदिश देखोगे तो आप इसका क्या कंपोनेंट आएगा, इसका घटक क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा इस दिशा में VA cos थीटा। ठीक है, VA cos थीटा A ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सही किया, ये V आएगा इधर, VA cos, सही है, VA cos थीटा आ जाएगा। और इसका घटक करते हैं तो VB cos थीटा भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख सकते हो आपके VB cos थीटा भी जो है वो V के बराबर है, और यहां से देख सकते हो कि VA cos थीटा जो A जो है वो भी V के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि VA cos थीटा A जो है वो VB cos थीटा B के बराबर है। ये संबंध हमें मिल गया है दोनों के बीच में, A और B के वेग के बीच में। ठीक है, अगर त्वरण की बात करता मैं, यहां पर त्वरण निकालना आपको, त्वरण के बीच में संबंध निकालो इनका। तो त्वरण के बीच में संबंध किस प्रकार से निकालते? तो आप बोलते हैं कि हमें पता है कि VA cos थीटा A जो है वो VB cos थीटा B के बराबर है ना, ये हमको पता है। अब इसका मैं अवकलन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं दोनों तरफ अवकलन कर दूं समय के सापेक्ष, तो क्या मिलने वाला है मुझे? आप देख सकते हो कि dVA/dt क्या होगा? AA cos थीटा A हो जाएगा यहां पर, बराबर AB cos थीटा B। तो ये मुझे मिल जाएगा संबंध। ठीक है, त्वरणों के बीच में मुझे संबंध इस प्रकार से मिल जाएगा। तो ये रस्सी बंधन में हम त्वरणों का संबंध ज्यादातर निकालने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वेलोसिटी या वेग का संबंध निकालने की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम उस प्रकार से इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम दो चार। देखो भाई,
इसको u वेग से हम खींच रहे हैं और ये ब्लॉक जो है ये v वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये आप मान लो कि एंगल जो है ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, ठीक है। आपको u और v के बीच में संबंध बताना है कि u और v के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। अच्छा जल्दी से इसको ट्राई करो। अगर मान लेते हैं हम कि ये रस्सी है, यहाँ पर रस्सी का वेग अगर यहाँ पर u है तो यहाँ पर भी u होगा, यहाँ पर भी u होगा, ये सारे वेग u हमें पता चल जाएंगे और हम सीधे सीधे बोल पाएंगे क्या कि u cos थीटा जो है वो v के बराबर है, u cos थीटा जो है वो v के बराबर है, ठीक है। हाँ कि ना? बिल्कुल ये बोल पाएंगे हम, तो ये गलत बोल देंगे हम, ये जो हो जाएगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें रस्सी के अनुदिश निकालना है, हमें रस्सी के अनुदिश घटक देखना है, ठीक है। गुटके का घटक देखना है, गुटके के वेग का घटक देखना है, रस्सी के अनुदिश। तो ये v से ऊपर जा रहा है तो रस्सी के अनुदिश क्या होगा, v cos थीटा, क्या हो जाएगा, v cos थीटा। बल्कि यहाँ पर आप देखते हो 2u cos थीटा बराबर v आप ज्यादातर लिखते हैं बच्चे, वो गलत हो जाता है, ठीक है। u cos थीटा इधर से, u cos थीटा इधर से, 2u cos थीटा आप लिखते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको v का घटक देखना है u के अनुदिश। तो v का घटक u के अनुदिश क्या होगा, v cos थीटा। v cos थीटा क्या होगा, यहाँ से v के बराबर u के बराबर आएगा और ये रिलेशन जो होगा, ये संबंध जो होगा ये सही होगा, ठीक है। वो वाला संबंध हमारे लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। एससीबी में कई सारी किताबों में आपको मिल जाता है, एससीबी का क्वेश्चन है बेसिकली ये कई सारी किताबों में देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास रस्सी बंधन के सवालों में हमें जरूरत पड़ती है इसको इस्तेमाल करने की, ठीक है। तो ऐसे वेग हम निकाल पाते हैं, तो और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या करें भाई, हम क्या करें, हम पहले जो हमारा एग्जांपल लिया था हमने समझने के लिए कि हम कंस्ट्रेंट मोशन बंधित गति क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसी को वापस एक बार ले लेते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या हम चर्चा कर सकते हैं। तो हमने किया था, ये लिया था इसको, ठीक है, इसका द्रव्यमान m लिया था, इस गुटके को हमने ऐसे इसको से पुली से लगा दिया था, पुली से बांध कर, और इसको ऐसे हमने एक पुली से और बांधा था शायद, हाँ ऐसे मुझे याद आ रहा है, हाँ एक पुली से और बांधा था और इसको हमने ऊपर ले गए थे और यहाँ पर हमने इसको रोक दिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक और ब्लॉक बांध दिया था, ठीक है। इसका भी द्रव्यमान हमने m लिया था, ठीक है। कहानी पूरी वही है, वही कहानी है इसकी भी। चलो अच्छा भाई, अब इसके अंदर हमें पता करना है कि क्या संबंध होगा a और b के बीच में, a और b के बीच में, a और b के वेग के बीच में, a और b के त्वरण के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है। mm द्रव्यमान है, a और b की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लूँ कि a और b जो है, a का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कह रहा हूँ, जो त्वरण है वो AA है, ठीक है। इसका जो वेग है वो VA है और इसका जो विस्थापन है वो XA है, ठीक है। वहीं इसकी बात करता हूं तो इसका क्या क्या हो जाएगा, इसका त्वरण हो जाएगा AB, इसका विस्थापन वेग हो जाएगा VB और विस्थापन हो जाएगा XB, ठीक है। चलो अच्छी बात। अब मैं मानता हूं कि ये XB जो है, ये जो ब्लॉक है ये XB नीचे चला गया है, क्या चला गया है, XB नीचे आ गया है, ठीक है। ये नीचे आएगा, मान लिया मैंने XB नीचे आया। अगर ये XB नीचे आया है तो इसको XB नीचे लाने के लिए इस रस्सी को कितना ढीला होना पड़ेगा उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। XB नीचे आने के लिए आपको पता चलेगा कि ये पुली भी XB नीचे आई होगी, क्या हाँ के ना। अगर ये XB नीचे आया तो ये पुली भी XB नीचे आई होगी, तो पुली को XB नीचे आने के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा कि पुली यहां से भी X आई होगी और यहां से भी X आई होगी, ठीक है। यहां से भी X आई होगी और यहां से भी X आई होगी, ठीक है। तभी ये 2X, तभी ये X पूरी तरह नीचे आएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रस्सी यहां से तो बंधी हुई है, तो यहां से तो नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सिर्फ एक कंडीशन रस्सी के पास कि वो रस्सी यहां से नीचे आ सकती है, और वो कब आ सकती है, जब ये ब्लॉक जो है ये इस तरफ चले XA, कितना चले XA, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि XA जो है वो XB का दुगना है, ठीक है। XA जो है वो XB का दुगना है, क्योंकि जब ये XB नीचे आई तो XA को डबल आगे आना पड़ा, जब ये XB नीचे आई तो XA को डबल आगे आना पड़ा, तब जाके XB नीचे आ पाई है, ठीक है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं इसको। वहीं अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसका अवकलन कर दूं, तो बोल सकता हूं कि A का वेग जो होगा वो B के वेग का दुगना होगा, या A का त्वरण जो होगा वो B के त्वरण का दुगना होगा, ठीक है। तो हम तीनों बातें यहां से बोल पाए विस्थापन निकाल के, ठीक है। तो अगर आप विस्थापन निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम विस्थापन नहीं निकाल पाते, हम विस्थापन पे चर्चा ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर तो बहुत आसान सा दिख रहा है कि हमें ये गया है वो उधर से आ जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं, उसको इस मेथड से करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कर तो सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास समय है करने के लिए, तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं, दिमाग लगा के इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए, तो हम फिर क्या करें, हम किस प्रकार से करें, और ऐसा क्या रामबाण मिल जाए हमें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत ना हो, जो हम संबंध निकालना चाह रहे हैं वो कभी भी गलत ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे सब जगह पर तनाव के कहां तनाव आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हो गया तनाव T,
इसमें अगर टी है तो यहाँ पुली के ऊपर भी टी लग रहा होगा, यहाँ पुली के ऊपर भी टी लग रहा होगा, ठीक है। ये पुली इसको 2T ऊपर दे रही होगी, ठीक है। पुली पे 2T नीचे लग रहा होगा, पुली इसको 2T ऊपर दे रही होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने बना लिया, तनाव मैंने सब जगह बना लिया। अच्छा, तनाव की खास बात यह है कि तनाव जब भी लगता है तो किस प्रकार लगता है, ब्लॉक से या गुटके से दूर की ओर, कोई भी वस्तु होती है उसकी दूर की ओर लगता है। तो हमने देखो सब जगह दूर बनाया है, तो इस ब्लॉक से दूर की ओर बनाया है, इस ब्लॉक से भी दूर की ओर बनाया है, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, आप ये याद रखोगे कि तनाव द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, रस्सी के तनाव द्वारा किया गया कार्य किस पे, ब्लॉक पे हमेशा शून्य के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि t डॉट एक्स जो होगा वो हमेशा शून्य के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पर हम बोल देते हैं कि इसका सिग्मा कर दो, तो सारे तनाव, सारे x का जो कार्य होगा, कुल कार्य होगा ब्लॉकों पर, वो हमेशा ही शून्य के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं इसका अवकलन कर दूं तो क्या बोल सकता हूं कि t डॉट वी भी जो होगा वो शून्य के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि t डॉट ए भी जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। कुछ नहीं किया, यहां पर सिर्फ अवकलन हमने कर दिया है। तो ये 3 रिलेशन हमें मिल गए हैं और ये बहुत काम के रिलेशन है, जहां पे हमने क्या बोला कि तनाव के द्वारा किया गया कार्य किसी भी ब्लॉक पर शून्य के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रस्सी जो हम ले रहे हैं वो इनएक्सटेंसिबल लेते हैं, वो उसमें खिंचाव नहीं आ सकता, मतलब खिंचाव इन द सेंस वो इलास्टिक की तरह खिंच नहीं सकती। अगर खिंच नहीं सकती तो उसका जो कार्य होगा वो शून्य के बराबर होगा, ब्लॉक के ऊपर उसका कार्य हमेशा शून्य के बराबर होगा। और इसी चीज का हम इस्तेमाल, उसी बात का इस्तेमाल हम करेंगे, इसी बात का इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि ये जो होंगे ये हमेशा सत्य होंगे। अगर ये सत्य है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर देखेंगे आप तो t और x क्या है, समान दिशा में है, t और x से समान दिशा में है, तो t डॉट एक्स ए cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होगा। अच्छा, आप वो तो जानते हो ना कि वर्क कितना होता है, कार्य से तो कार्य आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा है। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है फोर्स और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्स और विस्थापन का, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है, वहीं पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लिए फोर्स क्या है अभी, टेंशन, और यहां पे विस्थापन क्या है, XA, ठीक है, ये हमें मिल गया। इसकी बात करते हैं तो देखो इसके ऊपर बी वाले ब्लॉक के ऊपर 2T ऊपर लग रहा है, XB नीचे लग रहा है, तो लिख सकता हूं -2T इंटू XB बराबर 0, बराबर 0। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, TXA बराबर 2TXB, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, x यहां से t से t कट जाएगा, XA जो है वो 2XB के बराबर आ जाएगा। वही रिलेशन आ गया है, वही संबंध आ गया है जो हमने लॉजिक से निकाला था, ढीली रस्सी करके निकाला था कि यहां से गई तो ऊपर से इतनी आनी चाहिए, वो हमने कहा। ढीली रस्सी का मतलब ये नहीं है कि रस्सी लूज हो गई, उसके अंदर टेंशन चले गए, नहीं, उतनी वहां से आ गई है, ठीक है। इस चीज को आपने मन में रखना, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ ढीली कर ली रस्सी तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से लूज हो गई, लूज कहीं से नहीं हुई है रस्सी, ठीक है। लूज हो जाएगी तो टेंशन खत्म, टेंशन खत्म तो हमारा सवाल खत्म, सारी टेंशन ही खत्म, फिर तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो x से जो है 2xb के बराबर यहाँ से आ गया है, जो कि हमने यहाँ से निकाला था, उसी का आप अवकलन कर दोगे तो अगर इससे निकाल लेते तो ये आ जाता, इससे निकाले तो ये आ जाता।